Hello student, this is your new topic. It's a very important for your exam and your topic name is a death of a partner. For example, dear student, A, B एंड सी एक फॉर्म में पार्टनर हैं और फॉर एग्जांपल सी पार्टनर की डेथ हो रही है। तो स्टूडेंट जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जो उसका हिस्सा होता है, उसका जो शेयर होता है वो उसका नॉमिनी लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो हमारा बैंक में अकाउंट होता है और इन फ्यूचर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है तो हमारा जो भी शेयर होता है वो हमारे बैंक में जो नॉमिनी का नेम होता है उसको दिया जाता है। सेम एज इट इज़ जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उसके भी हिस्सा जो होता है वो उसके नॉमिनी को दिया जाता है। नॉमिनी, एग्जीक्यूटर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये तीनों एक ही पर्सन होते हैं। एग्जीक्यूटर को भी हम नॉमिनी बोलते हैं एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम बोलते हैं कानूनी उत्तराधिकारी, कानून के अनुसार जो उसका अगला वारिस जो होता है उसको दिया जाता है। तो आज की क्लास में मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी अमाउंट पेबल होता है, जो हम पे करते हैं, वो किसको करते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डेट मीन्स उसके कानूनी उत्तराधिकारी को। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी कि जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको जो अमाउंट पे किया जाता है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो उसके हिस्से की रकम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन द सेम वे। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही मेंटेन करते हैं, एज इन द सेम वे एज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है जिस टाइम पर हम वो सारी चीज़ें करते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर, मृतक साझेदार का जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है, आर एंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट, वो कुछ अमाउंट के लिए क्लेम करता है, विच आर क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट, जो हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कुछ अमाउंट जो होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के जो पार्टनर होता है उसके अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं और कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में जो है क्रेडिट किए जाते हैं। नाउ फर्स्टली क्या क्या अमाउंट जो है क्रेडिट किए जाते हैं। फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है। कैपिटल जब हमने बिजनेस में लगाई थी पार्टनर ने तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया जाएगा आपको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जिसमें हमारे पास जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारे आइटम क्रिएट होते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, पार्टनर की मृत्यु तक की तिथि का उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट मैं आपको एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के क्लियर करती हूँ, इससे आप ज़्यादा जल्दी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस बात को। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेट्स योर डेबिट साइड एंड हियर इज योर क्रेडिट साइड। जब भी हम अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस डाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी पार्टनर की मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डालेंगे। उसके बाद पार्टनर को दिया जाएगा इंटरेस्ट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी वो गुडविल का शेयर लेगा। उसके बाद बात आती है हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की जिसमें हमारे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड क्लियर होते हैं और लास्ट में डिसीज पार्टनर जो होता है उसको प्रॉफिट दिया जाएगा अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु तक की तिथि का उसको प्रॉफिट दिया जाता है। नेक्स्ट, पार्टनर ने अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करा है तो उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ये सारे आइटम जो होते हैं, ये जो सारे आइटम हैं उसके अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, ड्रॉइंग के ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा। रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पी एंड एल जो कि हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं। गुडविल की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर डेट जब ये डेबिट के आइटम एंड क्रेडिट के आइटम, ये सारे आइटम मैं कवर कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा जो डिसीज पार्टनर है मैं उसके अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसके अमाउंट के बैलेंस को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट जो है अगर आपने कैश या बैंक से पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे 2 कैश अकाउंट या 2 बैंक अकाउंट मेंशन कर दूँगी। अदरवाइज जो भी डिसीज पार्टनर का अमाउंट होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो उसके एग्जीक्यूटर, डेट मीन्स उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डेट मीन्स उसके नॉमिनी के अकाउंट में चला जाता है। इस पॉइंट में एक छोटी सी बात और है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, DOB एंड DOP, डेट मीन्स डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पार्टनर की जो
डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है एंड कंपनी जो पेमेंट कर रही है नॉमिनी को, एग्जीक्यूटर को, वो कर रही है 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। तो स्टूडेंट आप देखिए ना 30 जून से 30 जनवरी तक कितना डिले पेमेंट है, यहाँ पर बहुत सारा गैप आ गया टाइम पीरियड का। तो इतना टाइम पीरियड बीत गया है लेकिन अभी तक भी कंपनी ने जो है नॉमिनी को पेमेंट नहीं करी है। नॉमिनी ने पेमेंट करी है 30 जैन को। तो जो नॉमिनी है उसको ये राइट होता है, डिसीज पार्टनर के नॉमिनी को, एग्जीक्यूटर को ये राइट होता है कि जितना भी टाइम पीरियड, ये जो डिले पेमेंट है उस डिले पेमेंट पर वो फर्म से, वो कंपनी से 6% जो है वो इंटरेस्ट ले सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।